हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना आपकी होस्ट अपने चैनल खुद से रूबरू में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं, मैं उसे ज़रूर ऑन एयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आत्मा का बदला पार्ट 1। जानकी, जानकी, दरवाजा खोलो जानकी। जमींदार शिव कुमार बदहवास बंद दरवाजे को पीटता हुआ चीखे जा रहा था। पसीने में तर उसका जिस्म और नमी से डूबी उसकी आंखें उसके दुख और घबराहट को साफ जाहिर कर रही थी। 30 वर्षीय शिव कुमार बीते हुए एक पहर से पहले खुद को बहुत खुश नसीब और दुनिया का सबसे खुश इंसान समझ रहा था, मगर कुछ ही देर बाद वक्त ने ऐसी करवट ली कि उसे अपना घर संसार तूफान में घिरे तिनके की तरह नजर आने लगा। वह अपने डूबते घर संसार को समेट लेना चाहता था, बिगड़ी को संवार लेना चाहता था, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जानकी शिव कुमार की पत्नी थी। वह रूप सौंदर्य में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सलीकेमंद और गुणी भी थी। शिव कुमार जानकी पर तन मन धन से न्यौछावर था। उनकी इस खुशहाल गृहस्थी की बगिया को महकाने वाले 2 मासूम फूल भी थे, 5 वर्षीय अभिनव और 3 वर्षीय रिंकी। न जाने उनकी गृहस्थी को किसकी बुरी नजर लग गई, जो आज उनके परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगे। करीब 3 दिन पूर्व वह एक जमीन की लिखा पढ़ी कराने के लिए शहर की कचहरी में गया हुआ था। वापस लौटा तो देखा गांव की उल्टी गंगा बह रही थी। जो गांव वाले शिव कुमार और उसकी जानकी की तारीफें करते नहीं थकते थे, वे ही आज जानकी को अपशब्द कह रहे थे, उल्टा कुलक्षणी वैश्या की उपाधि दे रहे थे। शिव कुमार समझ नहीं सका कि ये सब क्या हो रहा है। गांव वालों के साथ निकट के गांव कंचनपुर का जमींदार रतन सिंह, उसका छोटा भाई हीरालाल, चौधरी भैरवनाथ और शिव कुमार के गांव का सरपंच हरि सिंह माधो भी थे। शिव कुमार को शहर से वापस आए देखकर जहां गांव वाले एकदम शांत हो गए थे, वहीं जानकी हवेली के भीतर भाग की ओर भाग खड़ी हुई। वह रो रही थी। शिव कुमार ने देख लिया था, वह भी उसके पीछे किसी अनिष्ट की आशंका से लपका। जानकी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और शिव कुमार उसे पुकार पुकार कर दरवाजा खोलने की विनती कर रहा था। क्या हुआ है जानकी? बाहर सारे गांव वालों के साथ ठाकुर और सरपंच क्यों जमा है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, कृपया दरवाजा खोलो। जानकी, मुझे बताओ, आखिर माजरा क्या है? तुम क्यों रो रही हो? बंद कमरे में जानकी के रोने की सिसकने की आवाजें आ रही थी। अचानक रोती हुई जानकी बोली, आज आपके घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई है जी। इन झूठे मक्कार लोगों ने मेरे बेदाग आंचल पर जो बदनामी का दाग लगाया है, जिसे मैं शायद मौत से भी ना धो सकूं। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। जानकी की बात सुनकर शिव कुमार ने कठोर मगर दृढ़ता भरे लहजे में कहा, जानकी, अभी मैं हकीकत से अनजान हूँ, नहीं जानता मेरे पीछे तुम पर क्या गुजरी है, मगर इतना समझ लो, चांद पर दाग हो सकता है, नदी की पवित्रता मैली हो सकती है, मगर मेरी जानकी किसी धार्मिक पुस्तक की तरह पवित्र और बेदाग है। दरवाजा खोलो जानकी, देख लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देख लूंगा एक एक को। नहीं नाथ, बुरा वो नहीं होता जिसने कोई गुनाह किया हो, समाज की नजरों में बेगुनाह होते हुए भी जिसे गुनाहगार बना दिया हो, सच पूछिए तो वही सबसे बुरा इंसान है। मुझे इन समाज के ठेकेदारों ने समाज की नजरों में गिरा दिया। जिंदा रहकर मैं अपने माथे पर लगे कलंक को लाश बनाकर नहीं ढो सकती। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, और मेरा आखिरी प्रणाम। आखिरी प्रणाम? जानकी के शब्द शिव कुमार के जहन पर हथौड़े की तरह पड़े। वह हलक फाड़कर चीखा, नहीं जानकी, दरवाजा खोलो। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, किसी का ना सही, मगर अपने मासूम बच्चों का तो ख्याल करो। बिना माँ के इन बदनसीबों का क्या होगा? शिव कुमार दरवाजा पीटता रहा और दुहाई देता रहा, मगर जानकी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उठे शोरगुल को सुनकर शिव कुमार के लठेत वहां आ पहुँचे। उन्हें देखते ही शिव कुमार चीखा, बिरजू, हरिया, लालू, कालू, तोड़ दो दरवाजा।
चारों लठेत खूब लंबी चौड़ी देह के मालिक थे। दो ने बारी बारी से जब अपने पहाड़ जैसे शरीर की बंद दरवाजे पर कई बार चोट की तो आखिर घर के दरवाजे की भीतरी चिटकनी एक झटके से खुल गई। मगर कमरे में कदम रखते ही शिव कुमार के पाँव जहाँ के तहाँ फ्रीज होकर रह गए। वहाँ का मंजर ही ऐसा था। शिव कुमार की हंसती खेलती दुनिया उजड़ चुकी थी। जानकी का शरीर उसी की साड़ी के सहारे पंखे पर झूल रहा। चारों ने आपस में अपने अपने पैमाने टकराए और पेशाचिक ठहाका लगाया। ठाकुर रतन सिंह ने हंसते हुए कहा, देखा मेरे दिमाग का जादू, कैसे मैंने एक ही चाल में सारी बाजी पलट दी। बड़ी सावित्री बनी फिरती थी साली। एक भद्दी सी गाली देते हुए रतन सिंह बोला, अब देखता हूँ कैसे दुनिया वालों को अपना काला थोबड़ा दिखाती है। हम तो तुम्हें पहले ही उस्ताद मानते हैं ठाकुर, चौधरी भानु प्रताप ने कहा, मगर फिर भी सीने में एक खलिश सी है। सो तो तुम ठीक कहते हो चौधरी, मूंछों को ताव देते हुए सरपंच हरि सिंह माधो बोला। साली भला की खूबसूरत थी, बरसों से उसे पाने की तलब थी, इसलिए इतना बड़ा जाल बिछाया था, मगर सब करे धरे पर पानी फिर गया। चिंता क्यों करते हो सरपंच, अभी भी वक्त हमारे साथ है, किसी और दिन अपनी प्यास बुझा लेना। मगर कब? हरि सिंह के मुंह से लार टपकी जा रही थी। बहुत जल्द कहने के साथ हरि सिंह ने अपना गिलास होठों से सटा लिया। नजर लगी हिच राजा दोहे बंगले हिच गाना गाता हुआ सरपंच हरि सिंह माधो कंचनपुर से खेतों की पगडंडी पर चलता हुआ अपने गांव चंदनपुर की तरफ आ रहा था। ठाकुर रतन सिंह की हवेली पर उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। आखिर मुफ्त का माल वह मुफ्तखोर छोड़ते भी कैसे। नशे में धुत हरि सिंह पाँव कहीं रखता और पड़ता कहीं। अचानक हरि सिंह के पाँव में जोर से ठोकर लगी और वह के बल जा गिरा। धत तेरी की, साली ना पियो तो पास बुलाती है और पियो तो खटारा गाड़ी की तरह झटके मारती है। बड़बड़ाते हुए हरि सिंह ने उठने की कोशिश की और उठ भी गया। फिर लड़खड़ाता मिट्टी से लथपथ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी छन छन घुंघरुओं का मधुर स्वर उसके कानों से टकराया। हरि सिंह चौंका। वह रुककर पुनः उस आवाज को सुनने का प्रयास करने लगा जो उसने सुनी थी, मगर चारों ओर रात के पैना सन्नाटा फैला था। वातावरण में झिगड़ों का शोर जरूर उसके कानों में भिनभिना रहा था। उसने सोचा, लगता है आज जरूरत से ज्यादा ही हो गई। मगर जैसे ही उसने चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, उसी पल उसे फिर घुंघरुओं के स्वर सुनाई दिए। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, पर समझ नहीं आया कि उसके कानों का धोखा है या फिर हकीकत। कहीं कोई और नहीं था। हरि सिंह सिर झटक कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाते ही उसे पुनः घुंघरू की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर ठिठका, परंतु इस बार वह आवाज लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घुंघरू पाँव में बांधकर चल रहा हो। हरि सिंह माधो ने आवाज की दिशा में देखा। कुछ आगे चलकर दाईं ओर एक मोड़ था, वहाँ एक कुआं था। आवाज उधर से ही आ रही थी। कौतूहल से भरा हरि सिंह माधो आवाज की दिशा में बढ़ता चला गया। उसने देखा कुएं के करीब घाघरा चोली पहने एक औरत खड़ी है। उस औरत ने लंबा घूंघट किया हुआ था। चांद की चांदनी में उस औरत की आकृति को देखते ही माधो समझ गया कि वह औरत जवान है। शराब की नशे ने उसे इतना भी सोचने का मौका नहीं दिया कि आधी रात के वक्त सुनसान जगह पर वह शवाब आया कहाँ से। जवान औरतें सरपंच हरि सिंह माधो की कमजोरी थी। सुनसान जगह पर एक अकेली औरत को देखते ही उसका मन मचल उठा। उसने उस औरत पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कड़कदार आवाज में कहा, ए कौन है उधर? मर्दाना आवाज सुनते ही वह औरत चौंकी और अपने आप में सिमट सी गई, परंतु कोई उत्तर नहीं दिया। औरत को सिमटते देख हरि सिंह की हिम्मत बढ़ गई। उसने करीब आते हुए पुनः पूछा, मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? वह उसके करीब आ चुका था। जी। सहमती औरत के मुंह से इसके अलावा कुछ न निकला। वह अपने दोनों हाथ बेचैनी से मसल रही थी। उसकी बेबसी और दहशत को देखते हुए हरि सिंह ने आगे बढ़कर उस औरत के सिर से चुनरी खींच ली, मगर अगले ही क्षण हरि सिंह चीखता हुआ पीछे हट गया। उसका जिस्म कांप रहा था। आंखें विस्मय से बाहर को उबल आई थी। मुंह भांड की तरह खुला रह गया था। शरीर के मसामों ने एक साथ ढेर सारा पसीना उगला उसे सिर से पांव तक सराबोर कर डाला। वास्तव में
उसकी आंखों के सामने का मंजर बेहद डरावना था। रगों में खून जमा देने की हद तक भयावह। उसके सामने बेहद खूबसूरत जिस्म वाली युवती खड़ी थी, जिसे वह चुनरी उतारते ही पहचान गया था। वह जानकी थी। मगर हरि सिंह के चुनरी उतारते ही जानकी का सिर उसके धड़ पर किसी लट्टू की भांति घूम रहा था, जिसके कारण उसके लंबे काले बाल भी पंखे की पंखुड़ी की तरह घूमने लगे थे। कुछ पलों तक हरि सिंह उसी अवस्था में खड़ा रहा। उसका नशा कपूर की तरह उड़ चुका था। सामने खड़ी खतरनाक बला के दर्शन ने उसे जैसे जमा कर रख दिया था। मगर कुछ देर बाद उसके जहन ने सजग होकर उसे चेताया। हरि सिंह धीरे धीरे पीछे कदम सरकाने लगा। उसी क्षण जाओ हरि सिंह। आवाज क्या मादा भेड़िया सी गुर्राहट थी। हरि सिंह पुनः बर्फ की तरह जाम हो गया। बड़ी कठिनाई से थूक सटकते हुए, कौन हो तुम? पहचाना नहीं मुझे? हरि सिंह ने तुरंत इनकार में गर्दन हिला दी। क्या? जानकी का प्रेत चौंका। घूमती गर्दन जहाँ की तहाँ ठहर गई। मुझे नहीं पहचाना? हरामजादे, जिसे तूने और तेरे साथियों ने किसी को दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ध्यान से देख, मैं वही जानकी हूँ। जानकी? हरि सिंह चीख पड़ा। मगर तुम प्रेत कब बन गई? मरते ही। क्या? तू मर गई? इसके आगे के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। अब तेरी बारी है कमीने। हरि सिंह इतना सुनते ही पलटकर भागा, मगर तभी उसके गले से कुछ आ लिपटा। हरि सिंह ने देखा उसके गले में बाल लिपटे थे, जो पल प्रतिपल उसके गले पर कसते जा रहे थे। बालों की कैद से खुद को छुटाने की कोशिश करता रहा। हरि सिंह अनायास ही पलट गया। जानकी का प्रेत कुएं के पास ही खड़ा था, मगर उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि वहाँ से ही दूर खड़े हरि सिंह की गर्दन में जा लिपटे थे। हरि सिंह का दम घुटने लगा। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दो। तड़पती आत्मा ने जोरदार ठहाका लगाया और विशेले स्वर में गुर्राई, मैंने भी तो तुझसे यही कहा था सरपंच। जब तूने अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे बालों को पकड़ा था, तब तूने यही कहा था कि मेरे बाल तुझे इतने पसंद है कि इनकी छांव में आकर तुझे मौत भी आ जाए तो तू हंसता हंसता अपनी जान दे देगा। अब मैं तेरी वही इच्छा पूरी करने जा रही हूँ। ले मर। जानकी की आत्मा ने बाल एक हाथ से पकड़कर अपना वह हाथ इतना लंबा कर दिया कि बालों की गिरफ्त में फंसा हरि सिंह धरती से ऊंचा उठ गया। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब! गजब हो गया। हाफता कांपता चौधरी भानु प्रताप अपनी हवेली के बरामदे में झूले पर बैठे रतन सिंह के निकट आ पहुंचा। उसकी सांसें धोखनी की भांति तेज चल रही थी, मानो वो मीलों लंबी दौड़ लगाकर आया हो। इतने घबराए हुए क्यों हो चौधरी? रतन सिंह ने झूला रोककर लापरवाही भरे अंदाज में पूछा। ठाकुर साहब, चौधरी राजदाना अंदाज में धीरे से बोला, कल दोपहर बाद जानकी ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। क्या? रतन सिंह चौंका। चलो सही हुआ। चौधरी को घबराया हुआ आता देखकर हीरा सिंह भी रतन सिंह के पास आ खड़ा हुआ था। चौधरी की बात सुनकर उसी ने कहा, उसके मर जाने से वह राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया, जो हमें बदनाम कर सकता था। एक खबर और भी है, भानु प्रताप ने कहा। क्या? दोनों ठाकुर भाइयों ने एक स्वर में पूछा। रात कंचनपुर और चंदनपुर की सीमा पर किसी ने सरपंच हरि सिंह माधो को भी पेड़ की डाली पर फांसी देकर मार डाला। क्या? पहली बार रतन सिंह हैरान परेशान दिखाई दिया, मगर अगले ही पल उसकी आंखों में कहर नाचने लगा। किसने किया यह काम? मालूम नहीं ठाकुर, मगर चंदनपुर में अफवाह है कि उसे जानकी के भूत ने मार डाला। भूत? रतन सिंह ने मुंह बिगाड़ा और बोला, ये काम केवल एक ही आदमी कर सकता है, और वो है ठाकुर शिव कुमार। उसकी जमींदारी हासिल करने के लिए ही हमने सरपंच को हम प्याला बनाया था। बाद में उसी की बीवी की खूबसूरती ने हमें खींच लिया। उसी कमीने ने बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। कहते हुए रतन सिंह के जबड़े कस गए। हीरा! जी भैया, तुम आज रात ही शिव कुमार और उसके दोनों कबूतरों का काम तमाम कर दो। चंदनपुर गांव खरीदने के लिए हमने जो कागज तैयार कराए थे, उन पर उनकी लाशों का अंगूठा लेना मत भूलना। समझे? समझ गए भैया? समझ गए भैया।